कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेंड चर्चा में। मैं हूं संजय राजन। अपने इस खास कार्यक्रम में हम जनता से सरोकार मुद्दे पर चर्चा करते हैं। कोशिश ये रहती है कि हम जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को सचेत करें। इन दिनों हम उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की रियलिटी चेक कर वहां के असली हालात को आपके सामने ला रहे हैं। इस कड़ी में आज मैं अपना दूसरा सीरीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। दोस्तों, किसी भी राज्य के विकास के कुछ पैमाने होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जन सरोकार स्वास्थ्य को लेकर होता है। दरअसल लगातार मिल रही जिलों से खबरों में दर्जनों ऐसी खबरें होती हैं जहां जनता सरकारी अस्पतालों में खामियों का दंश झेल रही हैं। मैं ये मानता हूं कि देश का सबसे बड़ा सूबा होने की वजह से सरकारी अस्पतालों पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ है, लेकिन यह भी सही है कि हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं क्या उसका 100% इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ति और समीक्षा को कितना स्वास्थ्य महकमा आत्मसात कर रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आज भी उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं कही जा सकती। कहीं डॉक्टर मनमानी तरीके से अस्पताल पहुंचते पाए जा रहे हैं, तो कहीं अस्पताल के रखरखाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं दवा की किल्लत, कहीं बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं भी मरीजों को मैसर नहीं हो पा रही हैं। दोस्तों, ये समझिए, अगर राजकीय अस्पतालों की संख्या को देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में इजाफा हुआ। सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या भी बढ़ा दी गई, लेकिन आखिर ऐसे कौन से हालात हैं जहां चिकित्सक अपनी जिम्मेवारियों को नहीं संभाल पा रहा है। बात पते की है, लापरवाही स्वास्थ्य महकमे का और खामियाजा भुगते मरीज और तीमारदार। अभी हाल ही में हुए हाथरस कांड के बाद अस्पताल पहुंचे पीड़ितों के परिजन किस तरह अपनों के इलाज के लिए चीखते चिल्लाते नजर आए, विवश नजर आए। आरोप ये लगा कि अस्पताल में केवल एक डॉक्टर शुरुआती दौर में पाया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम खामियां साफ तौर पर दिखाई पड़ी, लेकिन दूसरे दिन मुख्यमंत्री के दौरे के वक्त उसी अस्पताल की जो तस्वीर आई, मैं यही सोचता रहा कि काश ऐसा ही हो जाए सारे सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेजों में। चलिए हम चर्चा पर चलेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं सरकारी अस्पताल की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। फिर चलेंगे चर्चा पर एक बेहतरीन पैनल के साथ। स्वास्थ्य व्यवस्था पस्त, महकमे के अधिकारी मस्त, अस्पतालों में नहीं मिल रहा इलाज, आखिर कब सुधरेगा कामकाज। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आए लोकसभा के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। जिन मुद्दों को सहारे भाजपा अपनी चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में थी, वो सारे मुद्दे धड़ाम हो गए, क्योंकि इस बार लोगों ने धर्म जाति से परे होकर स्थानीय मुद्दों पर वोट किया है। उनमें एक सबसे बड़ी वजह स्वास्थ्य महकमा भी है। यूपी एक बहुत बड़ा आबादी वाला राज्य है। अब जाहिर सी बात है कि आबादी ज्यादा है तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रेशर भी बहुत है। सरकार ने इसके लिए कदम भी उठाए हैं। हाल ही में जारी हुए बजट में यूपी सरकार ने स्वास्थ्य महकमे के लिए अच्छा पैसा जारी किया है। तब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायराना अंदाज में बजट की तारीफ भी की थी। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, ये अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। सरकार अपनी तरफ से कुछ भी कर ले, लेकिन व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं लेती। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक हर तरफ व्यवस्थाओं का टोटा नजर आता है। नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री बने ब्रजेश पाठक ने शुरुआती दौर में अपने विभाग की खूब परीक्षाएं ली, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले गए वैसे वैसे उनकी भी कार्यशैली में जंग लगने लगे। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर है कानपुर, गोरखपुर, हमीरपुर और जौनपुर के जिलों की। इन जिलों के स्वास्थ्य सेवाओं की नब्ज टटोलने पर जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उसमें सच में लगता है कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है। पहले आपको दिखाते हैं उस जिले की तस्वीर जहां से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पुराना नाता है। जिस जिले की उंगली पकड़कर सूबे की सियासत में एक छत्र योगी आदित्यनाथ ने राज किया, उस जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। यहाँ जब हमारे संवाददाता ने सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत जानी, तो यहाँ न डॉक्टर समय से आते हैं और न ही लोगों को दवाई मिलती है, यानी यहाँ के लोगों को बाहर की दवाई लिखी जा रही है। हमको कमर में दर्द है तो
वहाँ गए 2 नंबर पे चेक करते हैं डॉक्टर। अब 32 पे भी तो 2 नंबर पे बता रहे नहीं 32 पे जाओ। 2 नंबर का असर नहीं है? नहीं है, बैठे नहीं है, कह रहे हैं नहीं जाओ वहाँ दिखाइए। आँख में परेशानी थी। क्या हुआ, दवा मिला आपको? दवा 2 दवा यहाँ से मिली, बाकी दवा बाहर से लिखा गया है। कितने का दवा मिलेगी? अभी दवा लिए नहीं है, जा रहे पूछने कितनी दवा मिलेगी। क्या करते हैं आप? हाँ लेबर हैं। दूसरी तस्वीर हमीरपुर की है। ये हमीरपुर का जिला अस्पताल वसूली का अड्डा बन चुका है। यहाँ लोगों से आए दिन पैसे वसूले जाने की बात सामने आती रहती है। साथ ही लोगों को अस्पताल के गेट के बाहर घंटों तक डॉक्टर का इंतजार करना पड़ता है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी सरकार की भद्द पिटवाने का ठेका उठा रखे हैं। अब ले चलते हैं आपको जौनपुर शाहगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ जब हमारे संवाददाताओं ने हकीकत पर की तो यहाँ भी चीजें दुरुस्त नहीं मिली। कुछ डॉक्टर्स तो सीट पर मिले, लेकिन कुछ डॉक्टर समय होने के बावजूद भी नदारद दिखाई दिए। सरकार की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में सभी डॉक्टरों को 8 बजे ड्यूटी पर तैनात होने का निर्देश जारी है। उसके बावजूद आज शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चलते हैं, यहाँ देखते हैं मरीजों की क्या समस्याएं हैं और यहाँ डॉक्टर कितने मौजूद हैं, और इन डॉक्टरों के बारे में जानकारी करते हैं कि मरीज जो आ रहे हैं उनको सुविधा यहाँ सरकारी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। आप देख सकते हैं दवा के लिए यहाँ मौजूद है, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और दवा देने के लिए यहाँ मैडम हैं। आप दिखा सकते हैं यहाँ से मरीजों को दवाएं मिलती हैं और ये सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पर आ जाती है। आइए डॉक्टर फारूकी साहब हैं जो अपने चैम्बर में मौजूद हैं और मरीज को देख रहे हैं। आगे भी चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ड्यूटी पर यहाँ सभी डॉक्टर उपस्थित हैं। अब डॉक्टर राजेश कुमार भी उपस्थित हैं, अब अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं। इस तरह सारे डॉक्टर यहाँ आ चुके हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए इमरजेंसी है, हॉस्पिटल की इमरजेंसी है। यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, सुबह 8 बजे ड्यूटी पर आ जाते हैं। जैसा कभी यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उस समय से उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ देखिए ड्यूटी पर लगे हुए। कितने बजे ड्यूटी आप लोगों की है? 8 से 2 ओपीडी चलता है, इसके बाद इमरजेंसी चलती है कंटिन्यू। क्या नाम है? ये बात है, नाम है किस पद पर है? चीफ फार्मासिस्ट हूँ। डॉक्टर साहब क्या नाम है? जेपी पांडे, चीफ फार्मासिस्ट। तो कितने बजे ड्यूटी है? ड्यूटी यहाँ से 9 बजे तक आती है, इमरजेंसी 9 बजे बाद होती है। आप देख सकते हैं मरीज नहीं है, फिर भी जेपी पांडे जी और चीफ फार्मासिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। यह व्यवस्थाएं शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चाक चौबंद है। आइए आगे जानते हैं। एम्बुलेंस भी खड़ी है यहाँ पर, मरीज भी हैं। कहाँ है भैया? कहाँ पाए? कहाँ है? कुत्ता काटा, सुई लगवानी। अच्छा सुई लगवानी, अभी लगेगा सुई? हाँ। कितनी सुई लग चुकी? 2 सुई लग जाता है आसानी से? हाँ। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। अब देखिए कुत्ते की सुई लगवाने हैं, आसानी से लोगों को लग जाता है। आप देख सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कितनी साफ सफाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। ये है हॉस्पिटल और बाहर सब मेडिकल स्टोर है। यह ऐसा हॉस्पिटल है जहां लगभग 3-4 जिलों के लोग अपना इलाज के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। हाल ही में हाथरस की घटना हुई जिसमें 123 लोगों की मौत हो गई थी। बताया गया कि कई लोग भगदड़ से नहीं बल्कि इलाज न मिल पाने की वजह से अस्पताल के गेट पर दम तोड़ते नजर आए। ऐसे में अगर यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो फिर सरकार की फजीहत तो होगी ही। बदहाली के आलम की ये तस्वीर हर जिले की है, हर जिले की यही कहानी है। अब यही हाल चमड़ा उद्योग यानी अपनी पहचान बनाने वाले कानपुर जिले की भी है। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर गायब मिले। स्वास्थ्य का इतना बजट होने के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी है। मालूम हो कि सरकार ने हाल ही में भारी भरकम बजट स्वास्थ्य के लिए जारी किया था। सरकार इस उम्मीद में थी कि सिस्टम सुधरेगा, लेकिन तमाम मशक्कत के बाद भी व्यवस्था है जो सुधरने का नाम नहीं ले रही। कानपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरीके से जो है बदहाल नजर आ रही है। अगर बात की जाए कानपुर के नगर के जो ग्रामीण क्षेत्रों में
या स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, CSC या PSC की बात की जाए, तो लगातार अगर बात करें तो हर जगह पे डॉक्टर गायब मिला है। और कहीं ना कहीं कई जगह ऐसे वीडियो कवरेज हुए हैं कि जिसके माध्यम से साफ दिख रहा है कि एक बाबू जो है पर्चा बना रहा है, उसके बाद मरीजों को लगातार वो दवा दे रहा है, ना उसने देखा ना सुना। और उसके बाद अगर बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार जो है सफाई कर्मचारियों की बात की तो वहाँ बिल्कुल नजर नहीं आई, गंदगी लगातार नजर आ रही थी। और उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने एक मुहिम जारी की थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था तो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में चालू करने की, पर वही गर्भवती महिलाओं को जो है लगातार जो है खेल के जा रहा है, उनको लगातार जो है कानपुर जो शहर की बात किया या प्राइवेट जो अस्पतालों में जो है रेफर कर दिया रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा खेल नजर आ रहा है। अब देखना ये कि कानपुर के जो CMO जो आलोक रंजन जो है उनका साफ किस तरीके से इन अधिकारियों पर जांच बैठाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है इन खबरों से उजागर हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर बात करें तो केवल एक CMO की बात करें तो CMO जो है जांच टीम बना देते हैं और उसके बाद जो है वो जांच जो है वो हमेशा दबी रहती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस खबर को लेकर के कानपुर के जो CMO जो आलोक सिंह है वो किस हद तक जो है इन पर कार्रवाई करते हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। ना ही वो फलक से उतरना चाह रहे हैं और ना ही जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाह रहे हैं। अब अगर अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोएंगे तो आखिर व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी? देखना होगा कि आखिर कब अधिकारी जागेंगे, कब तक अपने जिलों की तस्वीर सुधारेंगे और कब यूपी हेल्थ सेक्टर में दूसरे राज्यों के लिए निजाम बनेगा। तो देखिए आपने ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत है स्वास्थ्य महकमा का। हालांकि मुझे अच्छा लगा जौनपुर के शाहगंज अस्पताल से जो रिपोर्ट आई, सारे चिकित्सक सारे स्टाफ समय से सुबह 8 बजे अपने ड्यूटी पर तैनात हैं। काश इसी तरह का मामला हाथरस और एटा में भी देखने को मिलता जब हाथरस कांड हुआ था, तो शायद कई लोगों की जानें बच जाती। कुछ खामियां भी देखने को मिल रही हैं। हमीरपुर में आए दिन जिस तरह से गरीब जो ज़रूरतमंद हैं उनसे पैसे वसूली के खबरें लगातार आती रहती हैं। कई अस्पताल ऐसे भी मिले, चाहे वो गोरखपुर की बात कर ली जाए, हमीरपुर की बात कर ली जाए या दूसरे ज़िलों की बात कर ली जाए, वहाँ पे कुछ चिकित्सक तो समय से अपने ड्यूटी पर तैनात मिले तो कुछ नदारत रहे। चलिए हम इस पर आज चर्चा करने की कोशिश करते हैं और संभवतः हमारा मकसद सिर्फ आलोचना नहीं है बल्कि सरकार को सचेत करना है, उसकी आंखें खोलना है कि स्वास्थ्य महकमा सीधे जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला है और इसको जितना बेहतर किया जा सके उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में निचले पायदान से इसकी गिनती होती है, जबकि केरल इसमें सर्वोच्च है। हम चाहते हैं कि जहां से हम रहने वाले हैं वो स्वास्थ्य के मामले में भी देश में अव्वल हो। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए। आशीष तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, हम चाहेंगे थोड़ा फ्रेम ठीक कर लें अपना, जैसे आपकी तस्वीरें भी मैं देख सकूं, चेहरा भी दिख सके। अरशद रजा साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी, आज चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे। रिपोर्ट आपने देखी होगी, मैं एक रियलिटी चेक कर रहा हूँ, ग्राउंड जीरो पर अपने संवाददाताओं को भेज रहा हूँ, क्योंकि करीब 5000 राजकीय अस्पतालों का एक बड़ा समूह है सरकार के हाथों में, और जाहिर सी बात है उसमें क्या कुछ सुविधाएं मरीजों को मिल रही है, तीमारदारों को मिल रही है, इसको लेकर के आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चुनाव के दौरान भी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप हमारे साथ चर्चाओं में रहे थे और लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे सरकारी अस्पतालों को लेकर के, महंगाई को लेकर के। तो हमने एक सीरीज शुरू की है। आज हमने 5-6 जिलों का रियलिटी चेक किया, जिसमें गोरखपुर, हमीरपुर, जौनपुर, कानपुर जैसे अस्पताल शामिल थे। जौनपुर की तस्वीर आशीष जी, अगर ऐसा ही सारे सरकारी अस्पतालों का हो जाए जो जौनपुर के शाहगंज अस्पताल की देखने को मिली, 8 बजे से सारे चिकित्सक स्टाफ, इमरजेंसी में भले कोई मरीज ना हो लेकिन वहाँ पर स्टाफ मुस्तैद नज़र आए, तो शायद हाथरस कांड में कुछ और जानें बच सकती थी, ये उम्मीद की जा सकती है। जी आशीष।
सबसे पहले तो मैं संजय भाई, आपने ये जो मुहिम शुरू करी है निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को और आपके रिपोर्टर्स को धन्यवाद देता हूँ कि इस दिशा में वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो हालात जिला अस्पताल के हुआ करते थे उनसे अब बहुत बेहतरी आपके चैनल पर भी देखने को मिल रही है कि वहाँ वो जाते हैं तो उनको डॉक्टर भी समय पर मिल जाते हैं और जो सुविधाएं होनी चाहिए वो लगभग सुविधाएं भी वहाँ पर मिलती हैं। निश्चित तौर पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल अप टू डेट हैं, उनमें जरूर कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार अपना 100% इस ओर दे रही है कि वो स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीजें, चाहे अस्पताल हो, चाहे दवाइयां हो या फिर डॉक्टर्स ही क्यों ना हो, उनको लगातार सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप लोग सही समय पर जो डॉक्टर्स हैं वो पहुंचे, दवाइयां सही समय पर वहां पर मिलनी चाहिए, जो डॉक्टर्स हैं वो जो भी मरीज आ रहे हैं उन मरीजों को बिल्कुल अच्छे से टेक केयर करें उनका। ये सारी जो एडवाइजरी और गाइडलाइंस है वो सरकार की ओर से दी जा चुकी है। रही कुछ जगह पर, जैसे आपके चैनल के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने दिखाया कि जो कुछ जगह गड़बड़ियां हैं, निश्चित तौर पर आपके भी माध्यम से और जैसे जैसे जानकारी हो रही है हम उन पर विशेष ध्यान जरूर देंगे, सरकार ध्यान देगी। और इस बात के लिए मैं पुनः आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो भी कमियां हमको इस आपके चैनल के माध्यम से दिख रही हैं, तत्काल प्रभाव से सरकार उन पर जरूर ध्यान देगी। और ये जैसा कि आपका चैनल ये काम कर रहा है उस तरीके से अगर हमको और भी कहीं से कुछ कमियां पता चलती है तो सरकार उनको भी बिल्कुल अपने नॉलेज में रखकर उस पर ध्यान देगी। जी, उम्मीद यही है उम्मीद यही है और इसी उम्मीद से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि कम से कम हकीकत लोगों तक पहुँचे। हालांकि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की भारी आबादी है, करीब 18,000 लोग पर एक डॉक्टर है, यानी 18,000 की आबादी के लिए केवल एक डॉक्टर, जबकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मानक है प्रति 1000 आबादी पर एक डॉक्टर की तैनाती होनी चाहिए। तो ये सोचा जा सकता है कि यूपी में कैसे स्वास्थ्य महकमा दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी अगर 18,000 आबादी पर एक डॉक्टर मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर क्या तनाव होगा। उसमें भी अगर वो गैर हाजिर रहते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। आशीष, एक सवाल और ले लीजिए। जिस तरह से मैंने देखा है कि गोरखपुर मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है, वहाँ सुभाष चंद्र जिला अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे थे, वहाँ पर गरीब गुरबे आए हुए थे। उनका कहना था कि उनको जो दवाओं की पर्ची दी जा रही है वो बाहर से दवाएं खरीदें, कुछ ही दवाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। दूसरा, मरीजों का जो तमाम ऐसे रिपोर्ट्स हमारे पास आए हैं, हालांकि पूरी चूँकि समय की बाध्यता होती है उसको एक पैकेज में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो निकल करके आ रही है कि चिकित्सकों का व्यवहार बेहतर नहीं होना, अस्पताल में मरीजों को इधर उधर भटकाना, और तीसरी बात कि दवा बाहर से लिखा जाना। ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। जी देखिए संजय भाई, मैं बताऊं, पहली चीज तो ये कि जैसे आपने कहा कि गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का जनपद है, तो निश्चित तौर पर जनपद उनका है लेकिन मुख्यमंत्री वो पूरे प्रदेश के हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो आप बात बता रहे हैं कि कुछ दवाएं मिल रही हैं कुछ नहीं मिल रही, तो सरकार की ओर से जो भी दवाएं हैं जो रिकमेंडेड है, जो सरकार प्रदान करती है, वो सारी दवाएं अस्पताल में मिलती है और बिल्कुल उनकी कोई भी कमी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनकी दवाइयां सरकारी अस्पताल में मुहैया नहीं हो पाती, जो शायद बाहर से ही लेनी पड़ती है, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो अगर एक दो दवा बाहर से लेनी पड़ती है तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई विशेष बात होगी, क्योंकि सारे रोगों की दवा अस्पताल में नहीं मिलती है, ये बात बिल्कुल पक्की। दूसरी चीज आपने कही कि मरीजों को भटकाया जाता, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। वहां पर डॉक्टर जहां बैठते हैं वहीं बैठते हैं, कोई इतना बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है कि उसमें 50 कमरे बने हैं कि आप उस वाले के पास जाओ, उस वाले का। जो सामुदायिक केंद्र होते हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वो छोटे से होते हैं, उनमें कोई भटकाने का
विषय नहीं होता है। वहां पर डॉक्टर बैठते हैं, कंपाउंडर बैठते हैं और जो भी वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अधिकारी होते हैं वो बैठते हैं। तो भटकाने जैसा शब्द यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर उचित होगा। हाँ, एक बात जरूर है जो मैंने आपके रिपोर्ट में सुनी थी, उसमें ये कहा गया था कि वहां पर कुछ लोग जो हैं वो पैसे लेते हैं वहां पर जी। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को चिन्हित जरूर करा जाएगा, क्योंकि सरकार का कोई भी व्यक्ति या सरकारी डॉक्टर या सरकारी कर्मचारी कोई ऐसा नहीं करता। इसके पीछे ये जो दलालों का एक नेक्सस है, निश्चित तौर पर उन पर लगाम लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके प्रति कार्रवाई भी करी जा रही। कई जगह ऐसे मेरे पास रिपोर्ट्स हैं जहां पर ये जो दलाली का काम चल रहा था वो दलाली का काम बंद कराया गया है और वहां पर आप बिल्कुल सीधे तौर पर मरीज जाकर अपनी जो रोग है जो उसके बारे में डॉक्टर को बताता है और उसको वहां से अच्छा जो भी इलाज हो सकता है। आशीष, उम्मीद तो यही है, क्योंकि इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ही जरूरी है और हमारा मकसद भी यही है कि हर इंसान को अगर आसानी से इलाज मुहैया हो जाए तो संभवतः भोले बाबा जैसे लोगों के पास ये अपने सुख सुविधा और इलाज के लिए न जाएं और हैंडपंप का पानी पी करके दिल के मरीज हो अपना इलाज न करें। मेरा मकसद नहीं, देखिए संजय भाई, अगर इसमें आप सेकंड दे तो आपकी इस बात का मैं जवाब दूं। जी जी। देखिए, भोले बाबा का जो केस है वो अंधभक्ति का केस है, उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं। वहां पर वो अंधभक्ति का जो गोरख धंधा चल रहा था, जो भोले बाबा हैं, और ये बाबा भी नहीं है, ये धर्म से इनको बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, पाखंडी लोग हैं। तो ये जो इस तरीके के जो पाखंडी लोग हैं और इनके पाखंड में फंसने वाली हमारी जो देश की भोली वाला जनता है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे बाबाओं, मौलवियों, मुल्लों इनके चक्कर में बिल्कुल मत फंसे। आप जो है आप अपने ईश्वर पर खुद पर विश्वास करें, अपने ईश्वर पर विश्वास करें। अगर कोई भी व्यक्ति चश्मा लगाकर रोग ठीक कर सकता है तो जब ये खुद बीमार होते हैं तो ये डॉक्टरों की शरण में जाते हैं। मैं वो नहीं कर रहा हूँ। वहाँ कई महिलाओं से जो हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि भाई हम कहाँ जा करके 1000 रुपये में अपना इलाज कराएं, कोई गठिया का मरीज है, कोई कुछ है, वो इस उम्मीद में चले जाते हैं कि चलो भैया यहाँ हैंडपंप जो लगा इसका पानी पी लेने से मामला ठीक हो जाएगा। अरशद रजा साहब, तो ये तो अंधविश्वास है ना भैया, ये दूसरे लोगों से आपने अपनी बात रख ली, अब विपक्षियों से जरा बात कर लें। अरशद रजा साहब, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर के आपका क्या कहना है? अस्पतालों की संख्या 5000, आवश्यकता है 45,000 चिकित्सकों की, 13,000 तैनात हैं अगर WHO का मानक माना जाए। नमस्कार, प्रस्तुत करते हैं। और हाथरस भगदड़ में जितने भी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपने माता पिता को खोया है, उनको पहले अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी घायल लोग हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के अपनों के बीच में अपने घर लौट जाए। एक बहुत ही संवेदनशील, गंभीर और संजीदा मसले पर, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के मसले पर आप डिबेट रखे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको एक 2-3 चीजों से मैं जो धरातल की सच्चाई है उससे अवगत कराना चाहता हूं जी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, आप जाकर के बतौर मरीज अगर जाकर के वहां की हकीकत जानेंगे तो आप भौचक्का रह जाएंगे। आपकी आंखें स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से वेंटिलेटर पर जा चुकी है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं औदे मुंह पड़ी है, इसकी सच्चाई आपको वहां पर बतौर मरीज जाकर के देखने को मिल जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक्सरे की मशीनें लगी होती हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डॉक्टर कमीशन खाने के चक्कर में प्राइवेट एक्सरे और पैथोलॉजी के चलाने वाले मालिकों के पास प्रत्येक मरीजों को कमीशन खोरी के चक्कर में, रिश्वत खोरी के चक्कर में वहां पर भेजते हैं जी। और इस प्रकार से जांच के नाम पर किस प्रकार से आमजन, गरीबों, मजदूरों का शोषण किया जाता है। डॉक्टर तानाशाही रवैया अपनाते हैं, आखिर किसके सौ पर? मरीजों को डांट कर बोलते हैं, उनको भगा देते हैं। आपको मैं बता दूं, कोई सा भी एक दवा भी लेना हो, पेंटॉप का अगर इंजेक्शन लगवाना है तो आपको बाहर से लेकर के आना पड़ेगा। डॉक्टर तुरंत एक छोटी सी पर्ची लिखता है और उस पर्ची पर कहता है कि आप इस दवा को बाहर से लेकर के आइए। तो क्या ये सरकार की फेलियर नहीं है? क्या आपने कोरोना काल के दौर को नहीं देखा है? किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी से, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से हजार लोगों ने अपने जान को गंवाया और ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सबसे बड़ा एक निशान लगा, प्रश्न चिन्ह लगा। गोरखपुर में जो BRD मेडिकल कॉलेज है,
वहां पर आज हजारों हजार रुपए लेकर के इलाज संपन्न कराया जा रहा है। वहां मरीजों से बाहर चिट्ठियां लिख करके बाहर की दवाई लाने को मजबूर किया जाता है। गरीब मजबूर है, गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज नहीं करा सकता है। तो आज हालत यह है कि लोग अपनी जमीनें बेच रहे हैं, साहूकारों से कर्ज ले रहे हैं, माताएं बहनें अपने गहने को गिरवी रख रही हैं केवल इलाज के लिए। इलाज के अभाव में न जाने कितने लोग रोज दम तोड़ दे रहे हैं। लेकिन ये निरंकुश सरकार, ये अव्यवस्थित सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से कोई लेना देना है नहीं। और एक छापेमार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, इसमें छापा मारा करते थे। क्या उस छापे का कोई रिजल्ट निकला, कोई परिणाम निकला? हम लोग धरातल पर काम करते हैं। जिला अस्पताल अभी 2 दिन पहले मैं जिला अस्पताल एक मरीज को लेके गया था। एक्सीडेंट हुआ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे ही लेकर गया, वहां 2 टाँके लगे और वहां से उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जैसे ही जिला अस्पताल लेकर के गया, केवल वहां एक इंजेक्शन लगा और उनके सर में बैंडेज लगा, और उसके बाद कोई न डॉक्टर आया न कोई नर्स आई। शाम तक देखते देखते मजबूरी बस उस गरीब परिजन के साथ मैं खुद वहां पर मौजूद था, वहां से उनको डिस्चार्ज करा के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना पड़ा। ये व्यवस्था है। अरशद जी, किस अस्पताल का मामला था? और ये जिला अस्पताल पटरौना, जानकारी जरूर दे जिससे आशीष जी ऊपर तक ये बात पहुंचा सके। ये गोरखपुर के जस्ट बगल का जिला है, सटे का जिला है, और यहाँ गोरखपुर से मुख्यमंत्री महोदय आते हैं निश्चित तौर, और मुख्यमंत्री महोदय के गृह जिला और उनके बगल के जिले की ये स्थिति है। मैं खुद उसी जिले से आता हूँ, और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस प्रकार से चरमराई हैं। पूरा गरीब मजदूर आज आपको बता दें कि इलाज के अभाव में दर की ठोकर खा रहा है। चलिए, जो दवाएं 1 रुपए की मिलती थी, 1 मिनट बस 10 सेकंड, बोलिए। जो दवा 1 रुपए की मिलती थी, आज उस दवा की कीमत इस सरकार ने चंदा लेकर के, चंदा तो धंधा ले के तहत 1 रुपए की दवा की कीमत को 20 रुपए कर दिया है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, और जिसका सामना गरीब मजदूर जनता इस दौर में, इस त्राहिमाम के दौर में कर रही है। जरा सपा प्रवक्ता का भी ले लेते हैं पहले चरण में, फिर आपके पास आ जाएंगे आशीष। चलिए अजीत जी, जवाब ले लीजिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। नहीं, मेरे को याद है। आशीष इकट्ठे लेंगे तो फिर वो टूट के आएगा, बात समझ में नहीं आएगी। पहले अजीत जी को ले लेते हैं। अजीत जी, आवाज आ रही है? जी अजीत जी, स्वास्थ्य महकमा को लेकर के आपका क्या अनुभव है? क्योंकि नीति आयोग तो कहता है कि स्वास्थ्य महकमा स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश 21वें पायदान पर है, यानी नीचे से इसकी गणना हो रही है। देखिए, आंकड़ों की बात हम नहीं करेंगे। ये है कि उत्तर प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 821 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और 30,000 पे एक डॉक्टर होने चाहिए, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 18 कर्मचारी कम से कम होने चाहिए। आज नर्स की, एएनएम की, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियंस की एक भी भर्ती तो हो नहीं रही है जी, और आयोग में जो भर्ती आ भी रही है उसका पेपर आउट हो जा रहा है। तो जब स्वास्थ्य केंद्रों में, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, पीएससी और सीएससी में जब डॉक्टर ही नहीं है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 डॉक्टर होने चाहिए, विशेषज्ञ डॉक्टर, वहां पे आप चले जाइए, गांव में यही स्थिति है कि आपको एक भी डॉक्टर मिल जाए मुश्किल से खोजने पे। तो बताइए, अभी बस्ती का एक वीडियो आया है कि किस तरीके से नाव में चलते हुए पूरा स्वास्थ्य केंद्र में पानी घुस गया है। तो ये बताइए, जब वहां पे रास्ता ही नहीं है, नाली का व्यवस्था, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, तो पानी कैसे निकलेगा? मैं आपके ही प्राइम टीवी पे शायद बहस में बताया था कि हम इलाहाबाद रहते हैं। इलाहाबाद स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, वहां के हॉस्पिटल में जो दवाइयां रखी गई है, जो ग्लूकोज का बोतल है, उसको चूहे कुतर के खा जा रहे थे। 2-3 महीने पहले अभी
सारे पेपरों में, सारे मीडिया के लोगों ने, यहाँ के प्रिंट मीडिया में लिखा हुआ था कि जो स्वरूपरानी अस्पताल है और कालविन है, ये सब अस्पतालों में वहां पे बड़े बड़े जो चूहे हैं वो दवाइयों को खा जा रहे हैं, ग्लूकोज को, जो पाउडर आ रहे हैं उसको जो है चट कर जा रहे हैं। चलिए, मरीजों के बदले चूहों का सेहत तो बन रहा होगा। स्वास्थ्य मंत्री बराबर दौड़ा करते थे, ये चीज नहीं दिखती थी। स्वास्थ्य मंत्री इसलिए दौड़ा करते थे कि उनको वसूली चाहिए थी डॉक्टरों से, उनको आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है कि आम जनमानस को सुविधाएं मिले अस्पताल में। तो केवल दौड़ा मारने से सुविधाएं सुधरेगी नहीं। एम्बुलेंस जो समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया गया था, 102 नंबर, 108 नंबर, आज उन एम्बुलेंस की दशा देख लीजिए, खटारा हो गई है। एम्बुलेंस के ड्राइवरों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। एम्बुलेंस के ड्राइवर धक्का देते हुए कहीं पे मिल जाएंगे आपको जो है, तो इलाज के लिए, तो त्वरित कार्रवाई के लिए कैसे ले जाएंगे? ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं। अगर हम आंकड़े बताने लगेंगे, पूरा लिख के बैठे हैं, तो बड़ा टाइम लग जाएगा आपके चैनल। जी, निश्चित तौर पर दूसरे राउंड में मैं आपसे आंकड़ा भी लूंगा, निश्चित तौर पर दूसरे राउंड में आपसे आंकड़ा भी लूंगा। आशीष पहले जवाब दे दे, फिर विनय जी के पास चलेंगे। देखिए संजय भाई, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता के बारे में कहूंगा कि इनके जो नेता है राहुल गांधी, वो संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं और इनके प्रवक्ता यहाँ चैनल के ऊपर बैठकर झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं साथ चल के दिखा दूंगा में आ चुका है। इस चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। राहुल गांधी करते हैं वही इनको भी फॉलो करना पड़ेगा। सुन लीजिए, ध्यान से आ जाएंगे, एक एक करके बोलेंगे। ठीक, अब इन्होंने बताया, कहने लगे कि गोरखपुर की घटना बता रहे हैं कि वहां पर पडरौना इलाज नहीं हो रहा है, पडरौना में वहां पर डॉक्टर नहीं है। और इन्होंने कहा कि आप मरीज बनकर चले जाइए। तो मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ, और सच बात है, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। आप खुद एक बार किसी भी, अगर ऐसे जहां पर भी ये बता रहे कि डॉक्टर नहीं है, तो ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि प्रदेश के अंदर में कोई भी ऐसा जिला अस्पताल या सामुदायिक केंद्र नहीं है जहां पर डॉक्टर ना हो। डॉक्टर हर जगह मिलते हैं। हाँ, उनके समय की मैं बात बिल्कुल मान सकता हूँ कि 8 बजे का समय तो वो 10 बजे आ रहे हैं, ये बात मैं ये मान सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि डॉक्टर ही वहीं पर मौजूद नहीं है, तो ये बात मैं नहीं मान सकता हूँ। यही गंभीर विषय है जिस पर आपकी ओर से डॉक्टरों को चेतावनी दी जानी चाहिए, क्योंकि मैंने तो मुद्दा उठाया, सत्ता में आप देखिए, मैं, आप जानते हैं संजय भाई कि मैं जो है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो सरकार के पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, मैं बिल्कुल बोलता हूं। मैं इस बात को जरूर मानने के लिए तैयार हूं कि डॉक्टरों के आने के समय में गड़बड़ हो सकती है। ये बात बिल्कुल हो सकता है, मैं इसको यहाँ पर मान रहा हूं, मैं चैनल पर बैठ। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वहां पर डॉक्टर ही नहीं, क्योंकि ये लोग झूठे हैं और इनकी संस्कृति चली आ रही। झूठ बोल बोलकर इन्होंने पिछले चुनाव में बोला संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में है, ये है, वो है, कुछ नहीं होना था। लेकिन इन्होंने झूठ बोल बोल के ये सीटें ले आए, बरगला के जनता को। खैर, दूसरी बात मैं बताऊं, इन्होंने अभी कहा चंदा धंधा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। अरे चंदा धंधा की आप बात करते हो, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है क्या यार? ये बॉन्ड वो है जिसमें पता चलता है कि किस पार्टी ने कितना चंदा लिया। आजादी से लेकर और 2018 तक आपने कितनी बार सरकारें बनाई और कितनी बार आपने जाने कितना चंदा और धंधा लिया दिया, इसकी तो कोई गणित ही नहीं है। ये बॉन्ड जब से आया तब से कम हमको पता तो है कि किस पार्टी ने कितना लिया है। ठीक, अच्छा, मैं आ जाता हूं अब समाजवादी पार्टी के, क्योंकि इन्होंने बताया कि वो ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री जी को तो खाली वो वसूली जाने क्या बता रहे थे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये आप अपने सरकार का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि वहां पर वसूली चलती थी, तो आपने यहाँ वसूली बता दी। दूसरी बात बता रहे हैं, एक सामुदायिक केंद्र में वहां पर पानी भर गया, तो मतलब जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नाम लीजिए बस्ती का, नहीं आशीष, नाम लीजिए बस्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि अगर सरकार सुन रही होगी तो वहां मरीजों को कुछ राहत तो मिल जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नाम लेकर के हम चर्चा करें। इन्होंने कहा कि एक सामुदायिक केंद्र में पानी भर गया वहां पर, इन्होंने वीडियो देखा है। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो पानी भरा है, वो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब वहां पानी नहीं भरता था, क्योंकि वहां पर जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने वहां गड्ढा खुदवा दिया जिससे पानी भर जाए। अरे कम से कम थोड़ी लॉजिक की तो आप बात करो। अगर वहां पर आज पानी भर रहा है तो पानी पहले भी भर रहा होगा, ऐसा नहीं है। अगर वहां पर समाजवादी की पार्टी की सरकार, इसमें सरकार को दोषी मत करिए, वो ऐसी जगह है उसकी, हो सकती, मुझे तो नहीं पता वो कहां पर है, लेकिन हो सकता है उसकी स्थिति ऐसी हो, भौगोलिक स्थिति ऐसी हो
कि जब पानी बरसता हो तो वहां पर पानी भर जाता हो, वहां पर कुछ निचला भाग हो, कुछ हो, तो उसको इस तरीके से कि अब वो मरीज जाएगा कहां से, तो ये इस तरीके से वीडियो की बातें यहाँ पर आशीष अजीत जी के कहने का मतलब ये नहीं था, मतलब ये है कि इस तरह की परेशानी है वहां मरीज तीमारदारों को, हालांकि उसका निदान तुरंत होना चाहिए। मैं बस्ती के संवाददाताओं को कहूंगा भी कि वो रियलिटी चेक करके हमें हकीकत बताए। चलिए विनय जी। हाँ, इसको कहने का तरीका ये नहीं था, इसमें आप ये नहीं कहते कि नहीं सरकार की वजह से, आप ये कह देते कि सामुदायिक केंद्र वहां जहां पर बना है आशीष वहां पर पानी भर जाता है। नहीं आशीष देखिए, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सरकार सचेत हो। तस्वीरें आ रही है ना, 80 साल का आप स्क्रीन पर बार बार देख रहे होंगे, 80 साल का एक बुजुर्ग जो है उसको कोई चेयर नहीं मिल रहा है कि उससे वो अस्पताल के अंदर आए, 2 आदमी उसको आधे टांगे हुए चल रहे हैं, कोई बूढ़ी अम्मा जो है कहते हैं कि क्या पहिया पहिया चलना जो बचपन में हम लोग, उस तरह से वो चलती हुई आ रही हैं। तो ये तस्वीरें निश्चित तौर पर सवाल खड़े करते हैं ना। चलिए ठीक है, अब विनय जी से सवाल, विनय जी को जरा चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आशीष, हाँ अरे भाई वो आ रही है तो वो आएंगी ना, अपने साधन से जैसे आना है वो वैसे ही आएंगी। नहीं ठीक है, अस्पतालों का मेरा मरीज के घर में अस्पतालों का मेरा ये कहना है कि जैसे जौनपुर के शाहगंज में मैंने देखा एम्बुलेंस की फिटनेस सही, इमरजेंसी में एक भी मरीज नहीं, लेकिन सारे अधिकारी वहां पर मौजूद, सारे केबिन में डॉक्टर ये कर रहे हैं, लेकिन ये एकाध इस तरह की बातें देखने को मिल रही है ना। मैं तो चाहता हूं कि ये व्यवस्था सारे सरकारी अस्पताल में मुझे देखने को मिल जाए। बिल्कुल, मैंने अपने डिबेट में भी कहा था कि हाथरस में जब मरीज पहुंचे थे तो लोग, आशीष हाथरस में जब मरीज पहुंचे थे तो लोग चीख चिल्ला रहे थे, वो उसमें आप भी चर्चा में थे कि एक डॉक्टर और ना ऑक्सीजन का सिलेंडर ना कोई व्यवस्था, और दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी गए तो उस अस्पताल की जो स्थिति थी, मैं सपना भी यही देखता था। नहीं आशीष सुनो मेरी बात, वो जो सामुदायिक केंद्र होते हैं या जो जिला अस्पताल होते हैं, आप मेरी बात सुनिए ना भाई, मेरी बात सुनिए, तब आपको गंभीरता समझ में आएगी ना कि स्वास्थ्य महकमा मुख्यमंत्री के जो सोच है उसको किस तरह से पलीता लगा रहा है। दूसरे दिन जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं तो मरीजों के सिरहाने पर सेव की टोकरी रखी हुई थी। मैं तो यही सोच रहा था कि काश ऐसे सारे सरकारी अस्पताल हो जाते तो शायद मैंने लोगों को कितनी परेशानियों से निजात मिल जाती। जो ये निजी अस्पताल जो एक गोरख धंधा चला रहे हैं इलाज के नाम पे करोड़ों रुपए का, उस पर रोक लग जाती। चलिए विनय जी, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर जिस तरह से आबादी है, 18,000 लोगों पर एक डॉक्टर की तैनाती है। WHO कहता है कि 1,000 व्यक्ति पर एक अगर डॉक्टर होते हैं तो वो बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मानी जाएगी। CHC, PSC और 160 जिला स्तर के अस्पतालों की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में करीब सरकारी महकमे में 5,000 अस्पताल आते हैं, 13,000 ही केवल डॉक्टरों की तैनाती है, और अभी तक वहाँ पर 45,000 डॉक्टरों की आवश्यकता है। फिर भी दावा है आशीष जी का कि नहीं, सारे CHC, PSC में सब जगह डॉक्टर जो है मानक के मुताबिक हैं। समस्या तो बहुत गंभीर है, खासकर स्वास्थ्य की भी और शिक्षा की भी। स्वास्थ्य, शिक्षा या मकान, ये मूलभूत ज़रूरतें होती हैं किसी भी भारतीय नागरिक के लिए जो है जी। और सरकार को सबसे पहले इसी पे फोकस करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी इन सारे डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य में भी और शिक्षा में भी सरकार ने केवल और केवल खाना पूर्ति ही की है। WHO के मानकों के अगर हम के हिसाब से अगर चलें तो वैसे भी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और उसमें से उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान के सारे स्टेट में उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है जी। उसके मानक के अनुसार तो हम कहीं नहीं हैं, तकरीबन 20% के आसपास जो है यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी हैं। तब जब करीब जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं उसमें से 40% या तो संविदा पे हैं या आउटसोर्स पे हैं जी। अब संविदा और आउटसोर्स पे कितने टेक्निकल हैं, कितने एक्सपीरियंस वाले हैं, क्या उनको किस तरीके से उनकी स्किल जो है डेवलप की गई है और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो बाद में बात करूं, पहले मैं यही बोल दूं, उत्तर प्रदेश में 4 सबसे बेहतरीन मेडिकल संस्थान हैं। एक आपका राम मनोहर लोहिया संस्थान, दूसरा आपका SGPGI, तीसरा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, और चौथा आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई संस्थान। अगर ये जो 4 सबसे बड़े जो संस्थान हैं मेडिकल साइंस के जो है,
यहाँ पे 20% डॉक्टरों की कमी है। ये वो 4 क्रीम जो है मतलब स्थान है जहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग भी जो है अपना इलाज कराते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, लाखों की संख्या में। और यहाँ पर भी अगर हम लोगों को अगर कहीं एक बेड की जरूरत पड़ जाए, अगर एडमिट कराना पड़े तो छींकें आ जाती हैं। एक आम आदमी किस तरीके से संघर्ष करता होगा, इसकी तो कल्पना करने से ही डर लगता है। जी, निश्चित तौर पर विनय जी, जाहिर सी बात है, एक वाकया है, आप हम जहां अक्सर पान खाया करते हैं नीचे, वो आज से 3 दिन पहले उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। वो लोहिया अस्पताल में ले करके गए, उसको टांग करके उसको वहाँ से डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया। अभी पीजीआई के पास कोई निजी नर्सिंग होम है, संभवतः कोई पारस नाम बताया जा रहा था, वहाँ पर जीवन और मौत से जूझ रहा है। अगर लोहिया में उसको दाखिला तत्काल मिल जाता एक्सीडेंट के बाद तो संभवतः उसकी जान बच जाती। बहरहाल ये खबर आज हमको मिली, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये व्यवस्थाएं तो बिल्कुल अभी नासाज हैं और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने ये मुहिम चलाई है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये आलोचना का विषय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य महकमा को सचेत करना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि हर व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, लेकिन स्वास्थ्य महकमा जिसके अभी मुखिया जो हैं डिप्टी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, वो संभवतः सिर्फ और सिर्फ दौरा करने में ही व्यस्त हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं अभी दुरुस्त क्यों नहीं हो रही है। चलिए, हम तो चाहते हैं कि जौनपुर के शाहगंज की तरह ही ये व्यवस्था देखने को मिले। अरशद कुछ बोलना चाह रहे थे? जी जल्दी, समय कम है। मैं ये कह रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, और डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, और इन दोनों लोगों में रंजिश आपको हाथरस वाले घटना में आपको दिख जाएगी। पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, उसके अगले दिन स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी जाते हैं, और इन दोनों लोगों के रंजिश का जो खामियाजा है वो पूरा प्रदेश उस खामियाजे को भुगत रहा है अपनी जान गंवा के। हाथरस में 123 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हॉस्पिटल में जैसे ही वो लोग गए, हॉस्पिटल की जो दुर्व्यवस्था थी पूरे देश ने देखा है, वही हॉस्पिटल की दुर्व्यवस्था इस पूरे उत्तर प्रदेश की है। आज अगर कोई कुत्ता बंदर किसी को काट ले और उसके लिए रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़े, एंटी रेबीज का, तो सरकारी हॉस्पिटल वाले इस एंटी रेबीज को आम जन को लगाने से साफ मना कर देते हैं। भैया साफ मना। अगर आपकी पकड़ है, आप अच्छे नेता हैं, आपको डॉक्टर जानता पहचानता है, तभी आपको एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाएगा, वरना आपको वहां से सीधे जिला अस्पताल भेजता है। अरे भाई, आखिर उस एंटी रेबीज इंजेक्शन अरशद आप क्या बात करेंगे। मैंने खुद इस पे एक बड़ी रिपोर्ट की थी, संभवतः आशीष जी जानते होंगे, जब मैं दूसरे चैनल में था, कि किस तरह से सरकारी दवाओं की बिक्री धड़ल्ले से होती थी। वहाँ पे दलाल आते थे और झोली में भर करके दवाएं बाहर बेची जाती थी। मैंने रंगे हाथ पकड़ा था। उसके बाद जिस तरह से भूचाल आया था स्वास्थ्य महकमे में, लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश ये है कि निश्चित तौर पर कुछ बदलाव होगा। केवल 30 सेकंड आप हमको दे दीजिए, केवल 30 सेकंड। हाँ बोले, जल्दी बोले। 30 सेकंड आपसे चाहिए। देखिए, लोग आखिर प्राइवेट, इस डबल इंजन की सरकार में प्राइवेट हॉस्पिटल, महंगी प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी को छोड़ इलाज कराने क्यों जा रहे हैं? अगर सरकारी हॉस्पिटल में जिम्मेदारियों से काम होता तो ये गरीब मजदूर महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं जाते। ठीक है। दूसरी चीज कि जो भी मरीज तड़पता है, तड़फड़ाता रहता है, डॉक्टर वहीं से गुजर जाता है, लेकिन उसे देखने की हिमाकत नहीं करता। संवेदनहीनता को लेकर के हम लोग सवाल खड़े कर ही रहे हैं। जी विनय जी, मेरा एक और कहना ये था। अरशद जी परेशान मत होइए, इसका अभी तीसरा, अरशद जी अगले शनिवार को फिर तीसरा एपिसोड भी आएगा, आप यकीन करें आपकी पूरी बातें आ जाएंगी, क्योंकि वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है ना। विनय जी जल्दी। स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसी चीजें हैं जहां पे किसी को भी अगर आना है जीविका उपार्जन के लिए, तो केवल इतना सोच के अगर लोग आना चाहते हैं तो वो कृपा करके ना आए। ये सेवा भाव अगर आपके मन में है, तब आपको स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े जो है जगहों पे आपको जो है जॉब या काम के लिए तलाश करना चाहिए। शायद ये कमी हम लोगों में भी है कि हम वहाँ पे केवल जीविका उपार्जन के लिए आते हैं, ये उचित नहीं है। ठीक है आशीष जी। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा संजय भाई कि देखिए, चैनल पर बैठकर झूठ ना फैलाया जाए। आपका भी जो रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर अगर किसी भी अस्पताल में जा रहा है तो उसकी जो शिकायत है या वो जो वो उसको दिख रहा है, वो ये जरूर तो दिख रहा है कि नहीं डॉक्टर्स जो है
वो समय पर नहीं आ रहे हैं, इस तरीके की समस्याएं तो हो रही। लेकिन किसी भी मरीज ने अगर ये कहा हो कि डॉक्टर हमारा इलाज करने से मना कर रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि हम संवेदनहीन है, हम तुमको चेक नहीं करेंगे, अगर इस तरीके की बातें रिपोर्टर कहे तो एक बार समझ में आए। लेकिन ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग सिर्फ चैनल पर बैठकर जिनको सिर्फ झूठ बोलना है और सरकार को घेरने का काम करना है, तो मेरी उनसे विनती है कि इस तरीके के झूठ को ना फैलाएं। देखिए बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है। जो भी कमियां सियासी दल अपनी बात रखेंगे अपने तरीके से, लेकिन हम जो रिपोर्ट दिखाएंगे वो हकीकत होगी, इस बात का गारंटी ले लें। बहरहाल समय यहीं तक हमको इजाजत दे रहा है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीरीज अभी भी आगे जारी रहेगी, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा को लेकर के एक एक तस्वीर हमारे सामने है और निश्चित तौर पर यह सोचने का विषय है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में नीचे से क्यों पायदानों में गिना जा रहा है। मैं तो ये चाहता हूं कि केरल की तरह देश में अव्वल हो उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी रंजिश है, लड़ाई है कि तमाम तरह की गतिविधियां लखनऊ से देखी जाती हैं, लेकिन जिलों तक पहुंचते पहुंचते वो सिफर साबित होती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381555130। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर, हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन।
सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना।